So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with Me. In today's lecture, we are going to talk about a very new playlist that we are starting from today. The name of the playlist is Corporate Taxes, Direct and Indirect Tax. So in this lecture, the first lecture of this playlist, we're going to talk about Introduction to Income Tax Act. We'll understand what is direct tax and what is indirect tax. And at the end of the lecture, we'll talk about the corporate taxes. So this lecture is going to be the base lecture for all the upcoming lecture. So you have to be really on that focus mode while attending this lecture. So let's start the lecture. But if you're new to the channel, subscribe and hit the bell icon to get the daily updates and notification. Also, if you haven't joined my Telegram group yet, you can join it. Link is in the description box. You can follow me on Instagram. Again, link is in the description box. And let me tell you that this playlist, corporate taxes, direct and indirect taxes, will be, of I would say 19 to 20 lectures. So after these 19 to 20 lectures, you will be, fully prepared for this particular playlist for your exams. So without any delay, let's start the very first lecture. इंट्रोडक्शन टू टैक्सेस। आज के इस लेक्चर में बस थोड़ा थोड़ा नोट्स की मदद से बस समझते जाओ कि भाई टैक्सेस का कंसेप्ट आखिरकार है क्या। समझते हैं। सबसे पहली लाइन आप यहां पर देखोगे, टैक्सेस आर रेफर्ड टू बी एज अ कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। किसी कंट्री में रहने के लिए या किसी सोसाइटी में रहने के लिए, एनवायरमेंट में रहने के लिए जो प्राइस आपको पे करना पड़ता है, हम कह सकते हैं वही टैक्स है। जो रेंट कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से घरों का रेंट होता है, जैसे आप रेंट पे रह रहे हो, आप गए मुंबई, वहां पर आप रेंट पे रह रहे हो, तो आप जिसका वो घर होता है, जिसका वो मकान होता है, उसको आप रेंट देते हो कि भाई इतना रेंट, ये महीने का रेंट हम आपको दे रहे हैं। ठीक उसी तरीके से गवर्नमेंट आपसे पैसे लेती है इस सोसाइटी में रहने के लिए, और ना सिर्फ इस सोसाइटी में रहने के लिए, बल्कि गवर्नमेंट अपने आप को फंड करने के लिए, गवर्नमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज को फंड करने के लिए भी आपसे ये पैसे लेती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। और ये बात लिखी होती है लॉ में। आई होप आपके दिमाग में थोड़ी सी क्लैरिटी बैठी होगी। तो टैक्सेस को हम क्या क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि भाई टैक्सेस कुछ भी नहीं है। जो प्राइस आप पे कर रहे हो टू लिव इन दिस सोसाइटी, टू लिव इन दिस कंट्री, दैट्स व्हाट टैक्सेस। It is the cost of living in a society. In a society, that's what tax is. थोड़ा सा और आगे चलते हैं, उसको और क्लैरिटी जो है वो कहीं ना कहीं पाने की कोशिश करें। कौन लगाता है टैक्स? क्या कोई भी आएगा उठ के बोल देगा कि भाई मुझे टैक्स दो? This is not a हफ्ता वसूली जो गुंडे मुआली करते हैं कि भाई हमें हफ्ता चाहिए। नो, यहाँ पर टैक्स सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मांग सकती है। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के पास ये हक है कि वो आपसे टैक्स ले सकती है, लेगी ही लेगी, अगर आप उस पर्टिकुलर स्लैब में। हम आगे बात करेंगे किस पर्टिकुलर स्लैब में कितना आपको टैक्स देना पड़ता है। अल्टीमेटली हायर द इनकम, हायर विल बी योर टैक्स, हायर यू विल पे द टैक्स अमाउंट। सो टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट लगाती है। टैक्सेस आर लिवाइड बाय द गवर्नमेंट। किस पर लगाती है? हम सब पर। आप आगे आप जॉब करोगे तो जब आप एक पर्टिकुलर स्लैब में आ जाओगे, आपकी इनकम, लेट्स सपोज आपकी इनकम 10 लाख है, तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो कुछ पार्ट, कुछ परसेंटेज आपकी इनकम का वो एज अ टैक्स जाएगा टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी तो फंडिंग चाहिए। गवर्नमेंट के लिए जो मेन रेवेन्यू का सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे थ्रू ही तो आ रहा है। हम जो टैक्स दे रहे हैं वही गवर्नमेंट की फंडिंग है, वही गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। सो टैक्सेस जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लिवाई करती है ऑन इंडिविजुअल्स पर, बिजनेसेस पर, या दूसरी कंपनीज पर, एंटिटीज पर, टू फंड पब्लिक सर्विसेज एंड गवर्नमेंट एक्टिविटीज। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, टैक्सेस आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, हवा में तो चल नहीं रहे हैं। फंडिंग कौन दे रहा है? फंडिंग कहां से मिल रही है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है, गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कूल्स होते हैं, उनको कौन चला रहा है?
दूसरे जो प्रोग्राम्स चलाती है इतने सारे गवर्नमेंट के, वो कैसे चला रही है। डैम्स और रोड्स जो सरकारें बनवाती है स्टेट्स में और पर्टिकुलर जगह पे डैम्स बनवा रही है, कंस्ट्रक्ट करवा रही है, रोड्स बनवा रही है, ये सारी चीजें वो कैसे करवा पा रही है। वेलफेयर प्रोग्राम्स चला रही है, वो डिफेंस सेक्टर में इतना खर्चा कर पा रही है। तो इन सबके लिए जो फंडिंग है वो कहां से आ रही है, वो आ रही है टैक्स के थ्रू से। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि जो हम पैसे दे रहे हैं वो ही गवर्नमेंट यूज कर रही है इन दीज थिंग्स। You need to understand this कि whatever government hospitals are, whatever government schools are, whatever government wealth programs are, different sectors are, infrastructure facilities that the government is giving to us, फंड कहां से आ रहे हैं? फंड आ रहे हैं टैक्स के थ्रू। वो आपको क्लैरिटी लगी होगी कि टैक्स कितनी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही है इंडिया में। अगर आपको ये क्लैरिटी जो है वो आपको लगे कि भाई टैक्स जो है कि सबसे पहले प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, वी कैन से रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट जो है डैम्स बनवा पा रही है, रोड्स बनवा पा रही है, गवर्नमेंट स्कूल्स चल रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स चल रहे हैं, डिफेंस सेक्टर में खर्चा कर पा रही है। दैट्स ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ टैक्सेस जो वो इंडिविजुअल से, बिजनेसेस से ले रही है, एंटिटीज से ले रही है। ठीक है, तो अब टैक्सेस दो तरीके के होते हैं। अब हमें समझना होगा कि टैक्स कितने तरीके के होते हैं। तो टैक्सेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब क्या है ये डायरेक्ट टैक्स, क्या है ये इनडायरेक्ट टैक्स, चलिए समझते हैं। डायरेक्ट टैक्स में आप जैसा कि देख सकते हैं यहां पर, इफ अ टैक्स इज डिवाइड डायरेक्टली ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन देन इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। कल को मैंने आपको कहा कि भाई आप जॉब करोगे तो लेट्स सपोज आपका पैकेज जो है वो 10 लाख पर एनम का हो गया। लेट्स सपोज आप 10 लाख जो है 10 लाख का आपका पैकेज है सालाना का, ईयरली, तो 80-90 आप कमाओगे महीने के, तो आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे। अब वो जो टैक्स तो हम आगे बात करेंगे कि कितना आपको टैक्स देना पड़ेगा, कितनी मतलब बिटवीन दिस टू दिस है तो आपको इतना देना पड़ेगा, दिस टू दिस इनकम है तो इतना देना पड़ेगा, वो आगे हम बात करेंगे। बट जब आप 10 लाख कमाओगे आप टैक्स होगे। अब वो जो टैक्स आप पर लगाया जाएगा वो डायरेक्टली आपकी इनकम पर लगाया जा रहा है, या वो टैक्स जो आपकी वेल्थ पर लगाया जा रहा है डायरेक्टली, वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। डायरेक्टली कहने का मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि भाई आप कोई गुड्स खरीदने जा रहे हो मार्केट में, उस पर जो है वो टैक्स लग रहा होगा, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। या लेट्स सपोज आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो और पहले आपका प्लान था कि भाई आप पार्टी दे रहे हो, बट आप अपना जो कहीं ना कहीं जो पर्स है वो भूल गए, तो अब जो रेस्टोरेंट में गया बंदा आपके साथ, उसने बिल पे कर दिया, तो भाई आपने जो ऑब्लिगेशन है कहीं ना कहीं टैक्स पे करने की वो शिफ्ट कर दी। पहले आप पे करने वाले थे तो आप टैक्स पे करते, अब आपने ऑब्लिगेशन शिफ्ट कर लिया, आप भूल गए, तो दूसरे बंदे ने क्या कर लिया, पे किया टैक्स, देन यहां पर क्या हुआ, टैक्स शिफ्ट हो गया, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। बट डायरेक्ट टैक्स में आप ये बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्टली आपकी इनकम पर लग रहा है अकॉर्डिंग टू योर स्लैब, अकॉर्डिंग टू योर इनकम, सो वहां पर आप बर्डन भी शिफ्ट नहीं कर सकते। तो इफ अ टैक्स इज डिवाइड डायरेक्टली ऑन योर इनकम, डायरेक्टली ऑन द वेल्थ ऑफ अ पर्सन, देन इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। और ऐसा ही एक एग्जांपल है इनकम टैक्स। एग्जांपल में इनकम टैक्स आप याद रख सकते हो। सो हियर द पर्सन हु पेज अ टैक्स टू द गवर्नमेंट, तो जो पर्सन यहाँ पर गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। अब सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि भाई गवर्नमेंट के अलावा भी क्या कोई टैक्स ले सकता है? नहीं, गवर्नमेंट के अलावा कोई भी टैक्स आपसे नहीं ले सकता है। इवन कि रेस्टोरेंट में बिल जब आता है आपके पास, आपने पूरा खाना वाना खा लिया, उसके बाद बिल आया, बिल में आप देखते हो सर्विस टैक्स जो है वो ले रहे होते हैं, कुछ 18% या कई बार 20% ले रहे होते हैं। तो आपके पास ये राइट होता है कि आप उस सर्विस टैक्स को जो है वो कहीं ना कहीं रिमूव करवा दो, आप उसको ना पे करो, ये भी आपके पास ऑप्शन होता है। क्यों? गवर्नमेंट के अलावा कोई भी टैक्स नहीं ले सकता। वो टैक्स जो है वो स्पेसिफाइड होना चाहिए ऑन लॉ। अगर वो लॉ में नहीं है तो डेफिनेटली वो आपसे टैक्स नहीं लिया जा सकता। तो टैक्स जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट ले सकती है, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है, लेजिस्लेशन में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वो आपसे टैक्स ले सकती है। तो जब तक वो लॉ अथॉरिटी के द्वारा लागू नहीं है तब तक कहीं ना कहीं हम टैक्स पे करने के लिए बिल्कुल ना कर सकते हैं। अगर वो लॉ में है तो डेफिनेटली हमें पे करना पड़ेगा, हम नहीं पे करेंगे तो हमें पेनाल्टी देनी पड़ेगी, हमें और भी हमारे ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं हो सकते हैं दूसरे कार्रवाई हो सकती है हमारे ऊपर।
So here the person who pays the tax to the government, बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि भाई टैक्स जो है वो डायरेक्टली आपकी इनकम या वेल्थ पर लग रहा है, आप इस बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते टू द अदर पर्सन, एंड दैट्स व्हाई द टैक्सेस आर direct taxes here. One such example is income tax. So the burden can't be shifted here. You need to understand this. The burden can't be shifted here. But when we talk about indirect taxes, so if a tax is divided the price of goods and services, goods and services tax, जीएसटी, आजकल आप सामान खरीदते हो तो वहां पर आपको जीएसटी देनी पड़ती है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आ गए. सिमिलरली कस्टम ड्यूटी यानी कि जो गुड्स की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में एक टैक्स लगता है, उसे हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, वो भी जो है वो एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है. सो हियर द बर्डन ऑफ द प्रोसेस ऑफ पेइंग द टैक्स, इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, एंड हेंस इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स. सो आई होप आपको एक डिस्टिंक्शन जो है वो, एक आइडिया जो है वो क्लैरिटी के साथ समझ में आया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज डायरेक्ट टैक्स और व्हाट एग्जैक्टली इज इनडायरेक्ट टैक्स. अभी बात और थोड़ी सी क्लैरिटी आपके अंदर में लाना चाहता हूं. तो आर्टिकल 265 में एक बात कही गई है, आर्टिकल 265 में बात कही गई है कि नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ. तो भाई लॉ के अलावा जब तक लॉ में बात नहीं लिखी कि भाई टैक्स लेना चाहिए, तब तक आप टैक्स नहीं पे कर सकते. अगर वो बात लॉ में नहीं लिखी है तो आप टैक्स नहीं पे करोगे. तो कोई भी टैक्स आपसे नहीं लिया जा सकता अनलेस वो चीज लॉ में ना हो. लॉ में है तभी आप टैक्स पे करोगे. लॉ के अंडर बात नहीं है, अथॉरिटी ऑफ लॉ ने वो बात कही गई कि भाई आपको टैक्स नहीं देना है तो आप टैक्स पे नहीं करोगे. सो नो टैक्स शैल बी डिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ. अगर आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो इस तरीके से, उस जो टैक्स पेयर है उसके खिलाफ जाके, और आप जबरदस्ती से टैक्स वसूल कर रहे हो, सो यू आर सब्जेक्ट टू पेनाल्टी, यू आर सब्जेक्ट टू वेरियस केसेस आल्सो, और आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई जो है वो उचित कार्रवाई हो सकती है अंडर द लॉ. सो आई होप आपको ये जो है वो थोड़ी सी क्लैरिटी जो है वो इसके बारे में लगी होगी और समझ में आया होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं. So without any delay, let's try to understand about corporate taxes. One of the first important thing that you should be aware about corporate taxes is that corporate taxes are basically taxes that are imposed on the income or profit earned by business and corporations. तो जो companies हैं या जो businesses हैं, जो enterprise हैं, organizations हैं, जो भी उनको इनकम होती है, जिस प्रकार से हमने पढ़ा इनकम टैक्स नॉर्मली जो इंडिविजुअल्स इनकम अर्न करते हैं उस पर भी टैक्सेस लगते हैं अगर वो स्लैब में आ रहे होते हैं. तो ठीक उसी तरीके से कॉर्पोरेट टैक्सेस का मतलब है कंपनीज को जो टैक्स पे करना पड़ता है, या जो ऑर्गेनाइजेशंस को टैक्स पे करना पड़ता है, कॉर्पोरेशंस को टैक्स पे करना पड़ता है. सो कॉर्पोरेट टैक्सेस आर बेसिकली दीज आर द टैक्सेस व्हिच आर इम्पोज्ड ऑन द इनकम और प्रॉफिट अर्न्ड बाय बिजनेस एंड कॉर्पोरेशन. सो whatever the profit earned by these businesses, whatever the income earned by these businesses, the taxes imposed or levied on that particular income is what the corporate tax is. There is a separate slab for these corporate taxes as well. There is a specific percentage that depends on various factors again, but there is a specific percentage that a company has to give to the government as a tax, as a corporate tax. So corporate tax, let me tell you, corporate tax is calculated based on the net income of company. So you have to remember this thing कि जो corporate tax है वो हमेशा कंपनी की जो ओवरऑल इनकम है, जो नेट इनकम है, उस पर लिवाई किया जाता है. सो इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द नेट इनकम ऑफ द कंपनी. अगर हम बात करें किसी भी कंपनी की नेट इनकम की, तो नेट इनकम हम कैसे निकालेंगे? जो भी टोटल रेवेन्यू हो रहा होगा कंपनी को, उसमें से जब जो भी एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के लिए उनको हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो विल गेट द नेट इनकम. तो इस पर ही कहीं ना कहीं टैक्स लगता है, विच इज नथिंग बट योर कॉर्पोरेट टैक्स. तो जो टैक्स होगा वो आपको ध्यान रखना है, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द नेट इनकम. एंड हाउ यू गोना कैलकुलेट दिस नेट इनकम, हाउ बिजनेसेस कैलकुलेट दिस नेट इनकम? By subtracting it, by subtracting the total revenue by
from the expenses, the total revenue from the expenses, and that's how they calculate the net income. और जो टैक्स लगेगा वो इसी नेट इनकम पे लगेगा. Okay, so what can be the expenses for business? Expenses क्या है business के लिए? Whatever the daily operations going on in the business, so you need raw material. You need to give salaries and wages to the employees who are working or the workers who are working. Okay, so all of these things like raw materials, salaries, wages, power supply, capital, all of these things are the expenses for business. So when you subtract it from total revenue, you'll get the net income, and taxes are always levied on this net income. Corporate tax rate can vary by country to country. So country to country, USA का अलग होगा, ठीक है, रशिया का अलग होगा, इंडिया का अलग होगा. इट डिपेंड्स अपॉन कंट्री टू कंट्री की कंपनीज को कितना टैक्स देना है गवर्नमेंट को. So it really depends upon country to country, and also it differ according to the size and of the company, or what is the nature of the company, nature of the product. It depends upon that also कि company को कितना tax जो है वो कहीं ना कहीं देना है. Now companies can often deduct certain expenses from their taxable income. Sometimes companies जो है वो क्या करती हैं, वो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होती हैं जो वो टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट कर देती है, और इसीलिए कंपनीज को कहीं ना कहीं फायदा भी होता है जब एट द टाइम जब वो टैक्स दिखा रहे होते हैं अपना नेट इनकम पे, तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको वो डिडक्ट करते हैं उस इनकम से जिस पर उनको टैक्स देना पड़ सकता है. अब ना व्हाट आर दोज एक्सपेंसेस? सो वही लिखा है कि कंपनीज कैन ऑफन डिडक्ट सर्टेन एक्सपेंसेस फ्रॉम देयर टैक्सेबल इनकम which reduces their overall tax liability. Now these deductions include depreciation. तो depreciation हो गया. depreciation का मतलब क्या होता है? Depreciation means deducting the cost of equipment of property over time. Over time क्या होता है? Equipment की cost, machine आपने खरीदी, उसकी cost क्या होगी? Over the period of time उसकी cost क्या होगी? कम होगी कहीं ना कहीं. So आप वो कंसीडर करके उसकी कॉस्ट को डिडक्ट करते हो. दैट्स व्हाट डेप्रिसिएशन इज. यू आर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट ऑफ प्रॉपर्टी over time. That's what depreciation is. So depreciation help करता है कि वो ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी अपनी कम कर सके और नेट इनकम पे टैक्स को है कहीं ना कहीं कम कर सके. इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हो सकती हैं वो हो सकती हैं. चैरिटेबल कंट्रीब्यूशंस, एनजीओ को देना, इनको देना, उनको देना, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं उनकी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी को कम करती हैं. So I've just given you an idea. We'll talk about these things in detail in the upcoming lectures, in next 2-3 lectures. So that's it about this lecture. We'll see you in the next video. Till then, keep studying. Take care.